वो उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए उसका सिर सहलाते हुए कहती है, क्या हो गया तुझे? इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई है? ईश्वी का गला जो पूरी तरह से भारी हो रहा था। तान्या जो उसके हाथ को तान्या जो उसके हाथ को पकड़कर उसे बिठाते हुए कहती है, ये पानी पियो तुम। ईश्वी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, पानी नहीं पी सकती। तान्या उसके बगल में हुए ईश्वी के चेहरे को देखते हुए कहती है, ईश्वी क्या हो गया है? पानी तो पी लो कम से कम। कितना देर से तुम वहां पर भी चिल्लाई। अपना भी तो ख्याल रखो ना। लेकिन तभी ईश्वी जो कहती है, तुम्हें पता है आज कोर्ट में जब मुझे चक्कर आया ना, तो वो मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी। वाकई में मुझे चक्कर आया था। और वो भी उसी वक्त जब शायद दक्ष कुछ ऐसा वैसा बोलने वाला था। ऐसा लगा जैसे नेचर की भी कुछ ऐसी ही मर्जी थी। ये सुनकर तान्या थोड़ी घबरा जाती है और उसके सर उसके टेम्परेचर को जल्दी जल्दी चेक करते हुए कहती है, क्यों, तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? इधर दिखाओ, फीवर तो नहीं लग रहा तुम्हें? कमजोरी हो रही है? ईश्वी तान्या को इस तरह घबराता हुआ देखकर कहती है, नहीं यार, वो आज मेरा व्रत है ना, तो शायद पानी पिए बिना इतना ज़्यादा टाइम रह ही नहीं हूँ कभी। ये सुनकर तान्या जब अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, व्हाट, तुम्हारा व्रत है आज? ओ माय गॉड, तुम करवा चौथ का व्रत हो? किसके लिए? ईश्वी जो तान्या की तरफ घूरते हुए कहती है, तेरे लिए और किसके लिए? चांद देखूंगी, उसके बाद तेरा मुखड़ा देखूंगी, पागल कहीं की। फिर से वो जाकर के बेड पर लेट चुकी थी। वही तान्या जो समझते हुए कहती है वहीं तान्या जो खड़े होकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ तेरी, तो तू व्रत है उसके लिए? और वो तेरे ऊपर चिल्लाए जा रहा है, गजब है वो भी। महेश्वी जो अपनी आंखों के आंसू जो कि उसकी आंखों के कोने से गिर कर तकियों को भिगो रहे थे, वो तुरंत ही अपने आंसू को पोंछते हुए धीरे से बैठकर बेड के सराहने से टेक लगाते हुए कहती है, वो मुझे डांट नहीं रहे थे, वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे थे यार। सोच, जिसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ हो, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया हो, क्या गुजरती होगी उनके ऊपर। और कभी इस बात का जिक्र भी नहीं करते वो किसी से। अयान बता रहा था कि इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। वो तो अयान को जैसे तैसे अपने दोस्तों से पता लगा कि उसकी अपनी बहन की डेथ हुई कैसे है। धीरे धीरे बात न्यूज़ में फैलना शुरू हो गई। यार, वो कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे? और एक तो अपना दर्द किसी से बताते भी नहीं है, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, जैसे इंसान ही कोई पत्थर हो वो। तान्या जो ईश्वी को देखते हुए कहती है, तो कितना ख्याल रखती यार उनका। अच्छा, उन्हें ये बात नहीं पता होगी ना कि तो उनके लिए व्रत है? ईश्वी जो कहती है, यार मेरी मदद कर दे, शाम को किसी भी हालत में ना मुझे उनको देख कर ही पानी पीना है, वो भी उनके हाथ से। अगर वो मेरा व्रत नहीं तोड़वाएंगे तो मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। बस उन्हें ना इस घर में लेते आना, तो कैसे भी करके। तान्या ये सुनकर तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, पागल पागल हो गई क्या? अगली ब्रिजेश अंकल की गोली का अगला शिकार मैं बनूंगी अगर ऐसा किया तो मैंने। तुझे लगता है कि मैं उस इंसान को इस घर में ले आ पाऊंगी? नो, नेवर। इस बात पर ईश्वी जो तिरछी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, क्या हो अगर मेरे पापा मम्मी खुद जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करें और कहें कि प्लीज़ मेरी बेटी का व्रत तोड़वा दो? अगर ऐसा हुआ तो? तान्या हंसते हुए कहती है, सपने में होगा ऐसा, कुछ भी सोच लेती है तो ईश्वी। ईश्वी जो कहती है, अब तो कुछ ऐसा ही होगा। बस किसी भी हालत में उन्हें तैयार कर देना और कहना कि अच्छे से कपड़े पहन कर आएंगे मेरे घर पर। आखिर पहली बार आ रहे होंगे वो अपने ससुराल। तान्या जो उसके गाल खींचते हुए कहती है, इतना प्यार कर बैठी है उनसे, ऐसे इतने अच्छे कब लगने लगे वो तुझे, जो अपना पति ही मान बैठी है उन्हें। ईश्वी जो अपना सिर हल्का सा झुकाती हुई कहती है, वैसे बात काफ़ी पुरानी है, और सच कहूँ तो ये कोई ऐसे अचानक से नहीं हो गया। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी लगने लगी उनके साथ। उनकी बातें, उनकी हरकतें, कभी कभी डोमिनेटिंग हो जाना, कभी कभी प्यार करना, बहुत अलग है यार वो। तान्या, अगर तू उनके साथ रहती ना तो तुझे भी मोहब्बत हो जाती। तान्या जो कहती है, पागल हो गई क्या? मैं तो उस इंसान की नाक तोड़ देती, इतना ज़बरदस्ती किया उन्होंने तेरे साथ।
तुझे ज़िंदगी भर अपने साथ रखते अगर मैं तुझे यहाँ पर नहीं लेकर आती तो। जैसे ईश्वी यह सुनी थी वो तुरंत ही तान्या का गला पकड़ते हुए कहती है, बदतमीज, तू मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। अचानक से मुझे एक रात में उनसे दूर कर दिया तूने। तुझे पता है उनके बिना कितनी बुरी हालत हो रही थी मेरी। वो तो अच्छा हुआ केस के सिलसिले से अब मेरी उनसे रोज़ मुलाकात हो जाती है, वरना कैसे रहती मैं उनके बिना। तान्या जी कहती है, सो जा बहन, दिमाग पर चढ़ गया है भूत तेरे, अभी इश्क का भूत। सो जा सो जा। और वो तुरंत ही रूम से बाहर की तरफ निकल जाती है। शाम का वक्त लगभग 7:30 बज रहे थे। चांद धीरे धीरे अब धुंध से बाहर आना शुरू कर दिया था। अर्चना जी भी जैसे तैसे बेमन से तैयार हो रही थी, क्योंकि ब्रजेश जी का मूड पूरी तरह से खराब हो रखा था। और पहली बार करवा चौथ के दिन आज ब्रजेश माथुर के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। हर बारिश भी जो अपनी माँ को तैयार करने के लिए हमेशा जुटी रहती थी, लेकिन आज ईश्वरी अपने कमरे में थी। वो भी शायद खुद को बंद करके बैठी थी। अर्चना जी जो जाकर दरवाज़ा बाहर से ही हल्का हल्का खटखटाते हुए कहती हैं, बाहर आ जाओ, तुमसे कुछ काम है मुझे। लेकिन ईश्वरी उनका कोई भी जवाब नहीं देती और ना ही दरवाज़ा खुला था। अर्चना जी को लगता है ज़रूर नाराज़ होगी मुझसे, और रहे नाराज़, मैं भी इससे बात नहीं कर रही। और वह स्टाफ से कहते हैं, इसको जगा कर इस लड़की को बाहर लेकर आओ और कह देना कि बुला रही हूँ मैं। और ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। वो भी ब्रजेश माथुर के कमरे में गई थी ताकि वो उनको समझा सकें। उनके बगल में बैठकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, जो होगा भगवान की मर्जी से ही होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। ब्रजेश जी अपना चेहरा नीचे करते हुए कहते हैं, खो दी है मैंने अपनी बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है अर्चना जी। इस बात की तकलीफ़ नहीं है मुझे कि अगर मुझे कोई सज़ा हो जाती है, लेकिन मेरी बच्ची मुझे कभी भी अपना अच्छा पापा नहीं मानेगी ना दोबारा। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दूँगा अगर ईश्वी मुझसे दूर हो गई तो। तभी भाग कर वो मेड जो उनके कमरे में आते हुए कहती है, सॉरी सर, सॉरी मैम, इस तरह से आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, पर वो ईश्वी मैडम तो बेहोश हो गई हैं। मैं काफ़ी टाइम से उन्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो होश में ही नहीं आ रही। मैंने पानी भी गिराया उनके चेहरे पर, मगर वो होश में नहीं आ रही। ये सुनकर ब्रजेश और अर्चना दोनों काफ़ी तेज़ रफ्तार से ईश्वी के कमरे की तरफ भागे थे। दूसरी तरफ अयांश अपने भाई के हाथ में वाइट शर्ट थमाते हुए कहता है, आपके ऊपर हमेशा की तरह वाइट शर्ट ही जचता है, आज भी पहन लो भाई। दक्षो अपनी आंखें बंद किए हुए अपने फोरहेड को रब किए जा रहे थे और वो अयान से कहते हैं, जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। अयान के सामने बैठकर कहता है, मुझे पता है आप नाराज़ हो मुझसे, पर क्या करता, वो परेशान हो रही थी और ये बात बताना ज़रूरी थी। भाई, एक बार आप ये भी तो सोचो कि अगर आपको ये सज़ा ना काटनी पड़े और ईश्वी आपको बचा ले तो कितना अच्छा होगा। हम पुरानी ज़िंदगी की तरह वापस अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। वरना भाई, मैं आपके बिना क्या करूँगा, अधूरा रह जाऊँगा और आपके जितने दुश्मन हैं ना वो मुझे भी मार डालेंगे। क्या आप यही चाहते हो? मुझे कौन बचाएगा भाई? मैं आपको छुड़वाने के लिए ये सब कुछ उसे बताया, आई एम सो सॉरी, मगर मैं नहीं चाहता कि अब हमारी ज़िंदगी में दोबारा से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए। मान जाओ ना भाई प्लीज़। दक्ष कहते हैं, मैं तुम पर नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये क्या जिद लगा रखी है, वाइट शर्ट पहनो, वाइट शर्ट पहनो, नहीं पहनना मुझे। अयान जो कहता है, ऐसे कैसे नहीं पहनना है, भाभी का ऑर्डर है, आपको वाइट शर्ट ही पहनना है। दक्ष जो अपनी भाभी से कोड़ कर कहते हैं, क्या, व्हाट डू यू मीन भाई, उसका ऑर्डर है, वो क्या मुझे वाइट शर्ट पहनाना चाहती है, अब क्या मुझे लॉयर बनाएगी वो? अयान अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, वो तो अकेले काफ़ी है मिस्टर मेहता पर। मुझे तो लग रहा है ना कि वाकई में इस बार तो ईश्वी का पल्ला ज़्यादा ही भारी निकल गया। हाँ, केस थोड़ा टाइम में चला गया, लेकिन कल आप अपने जज्बात पर ना पूरा कंट्रोल रखना। चाहे मिस्टर मेहता आपसे कुछ भी पूछ ले, गुस्सा ना मत आप बस। आज जितना गुस्सा करना कर लो, मेरे कान पकड़ लो, मार भी लो, लेकिन प्लीज़ ये शर्ट पहन लो प्लीज़। तभी भाग कर तान्या जो उनके कमरे में आते हुए कहती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ईश्वी बेहोश हो गई है यार, प्लीज़ दक्ष जल्दी चलो। वहीं दक्ष खड़े होते हुए कहता है, वो फिर नाटक करना शुरू कर दी। तभी तान्या जो कहती है, नाटक नहीं कर रही है, वो वो अब सुबह से
कुछ खाई भी नहीं है, पानी भी नहीं डाला उसने अपने मुंह में, अंदाज़ा भी नहीं है। वो वो ना आज व्रत है, वो भी तुम्हारी वजह से। दक्ष कहता है, मेरी वजह से व्रत है? क्यों? मैंने तो नहीं कहा था उसे व्रत रहने के लिए। और क्या आपकी इसको वो व्रत से जिताएगी? व्रत रहने से कुछ नहीं होता, समझा दो उसे जाकर। तान्या जो कहती है, अरे कहाँ से समझाऊं, वो बेहोश है और पानी जैसे उसके मुंह में डाला जा रहा है वो उसे उगल दे रही है, बाहर निकाल दे रही है, पानी पी नहीं रही है। और उसकी जिद है कि अगर पानी वो पिएगी तो तुम्हारे हाथ से। अयाज जल्दी से शर्ट आगे करते हुए कहता है, भाई जल्दी पहनो, चलो जल्दी। दक्ष एकदम कन्फ्यूज हो गए थे कि आखिर यहाँ पर मामला चल क्या रहा है, और उन्हें मजबूरन अब ईश्वी को देखने के लिए तो जाना ही पड़ता। अब वो ईश्वी की हालत सुनने के बावजूद भी उसे ना देखें, दक्ष का दिल इतना भी कठोर नहीं था, और वो जैसे तैसे करके शर्ट को काफ़ी गुस्से में पहन लेते हैं, और सारे लोगों के साथ वो भी अब ईश्वी के घर के अंदर जैसे ही दहलीज पर कदम रखते, उनकी पुरानी यादें जो उनके दिमाग में घूमना शुरू हो गई थी, जब वो काफ़ी बचपन में इस घर में कदम रखे थे, काफ़ी खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ। ईश्वी का बर्थडे था उस दिन, उसका 8th बर्थडे, जब पहली पहली बार यहाँ पर दक्ष ने अपने कदम रखे थे। तभी आया पीछे से दक्ष से कहता है, भाई चलो जल्दी। जैसे ही वो लोग कमरे में पहुंचे थे, ब्रिजेश और अर्चना जो लगातार ईश्वी को जगाने की कोशिश में लगी हुई थी, वो थोड़ी थोड़ी होश में आ भी रही थी, लेकिन कमजोरी की वजह से उसकी आंखें दोबारा से बंद हो जा रही थी और उसका चेहरा भी पीला पड़ने लगता है, जिसे देखकर ब्रिजेश जी एकदम से अपने सर पर हाथ रख लिए थे। वहीं तान्या जो तुरंत ही ईश्वी के सर को संभालते हुए अपने गोद में रखते हुए कहती है, ईश्वी प्लीज़ पानी पी लो, देखो दक्ष भी आ गया है अब। ईश्वी जो काफ़ी धीरे आवाज़ में कहती है, मुझे उनके हाथ से व्रत तोड़ना है, अपने हाथ से पानी पिलाएंगे वो। अर्चना जी जो पूछती हैं, क्या कह रही है तान्या, पूछो इससे, क्यों नहीं पी रही है पानी? वही तान्या जो कहती है, आंटी वो ईश्वी ना व्रत है। ये सुनकर सारे लोग की नज़र जो तान्या पर जाकर अटक गई थी। ब्रिजेश जो तान्या को काफ़ी गुस्से में कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो, ये क्यों व्रत है? तान्या जब अपना सिर नीचे करके ईश्वी के चेहरे की तरफ एक बार देखती है और फिर प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए कहती है, वो इसका व्रत है, आज करवा चौथ है ना? अर्चना जी जो काफ़ी झटके से खड़े होते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती हैं, नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? करवा चौथ का व्रत वो लड़कियां रहती हैं जो शादीशुदा होती है, मेरी बच्ची अभी कुंवारी है। इस बात पर तान्या अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहते हैं, नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। ईश्वी ब्रिजेश जो पूछता है, क्या ईश्वी कर रही हो तुम? सही सही बताओ। और फिर वो दक्ष की तरफ देखकर तुरंत ही दक्ष के कॉलर को जोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मेरी बेटी के साथ क्या किया है तुमने? उससे शादी की है? मुझसे बदला लेने के चक्कर में इतना गिर गए तुम? इससे अच्छा तो तुम मुझे मार देते। जो भी कुछ हुआ था हमारे बीच हुआ था दक्ष, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी से बदला लोगे। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी इतनी ताकत? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी ताकत मेरी बेटी पर इस्तेमाल करते हुए? वहीं दक्ष जो ब्रिजेश माथुर के हाथ को अपने कॉलर से काफ़ी गुस्से में हटाते हैं, लेकिन उनका लहजा बिल्कुल सॉफ्ट था और उनकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, का गलत इस्तेमाल किसे कहते हैं ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है ब्रिजेश अंकल। और जहाँ तक बात रही आपकी बेटी की, मेरी माँ ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी है कि मैं किसी मासूम पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये किस बारे में बात कर रही है। तभी श्री जो अपने पूरे हिम्मत से कहती है, झूठ बोल रही है, मेरी शादी हो चुकी है इनके साथ, और ये व्रत मैं तभी तोड़ूंगी जब ये मुझे पानी पिलाएंगे। ये सुनकर अर्चना जी जो एकदम से बौखला उठी थी और ब्रिजेश के दक्ष के गालों पर अभी वो थप्पड़ मारती, लेकिन तभी तान्या उनको रोकते हुए कहती है, आंटी क्या कर रही हैं आप? सारा मेलो ड्रामा अभी आप लोगों को करना है या ईश्वी की तबीयत बिगड़ती जा रही है? मैं ब्रिजेश जो कहते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकिन ईश्वी तुरंत ही अपना हाथ लगे पर्दे पर जोर से कसते हुए कहती है, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे उनके हाथों पानी पीना है, वरना
मेरी जान निकल जाएगी। तान्या को समझ में आ रहा था कि ईश्वी की हालत वाकई सीरियस हो रही है, जिस वजह से वो भी ईश्वी के कान के पास आते हुए कहती है, ईश्वी प्लीज़ पानी पी लो। नाटक बंद करो यार, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है, तुम्हें पता नहीं तुम कितनी कमज़ोर हो। ईश्वी की हालत वाकई अब इतनी बिगड़ गई थी कि अब उसकी शरीर भी वाइब्रेट करना शुरू कर दी थी। होंठ उसके बुरी तरह से सूख चुके थे और आंखें भी कमज़ोरी से बंद होने लगी थी। ब्रिजेश जो परेशान होकर दक्ष के सामने आते हुए कहते हैं, पानी पिलाओ उसे। लेकिन दक्ष अपना चेहरा ना हिलाते हुए कहता है, नहीं, ज़बरदस्ती उसे अपने हाथ से आप पानी पिला दीजिए। मैं उसका कोई व्रत नहीं तोड़ने वाला, क्योंकि मैं उसका कोई पतिवती नहीं हूँ। पागल हो गई आपकी बेटी। अब ये बोलकर दक्ष वहाँ से जाता, लेकिन तभी ब्रिजेश एक बार अपनी बेटी की हालत देखते हैं और दक्ष के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माफ़ कर दो मुझे, जो बदतमीज़ी मैंने अभी तुम्हारे साथ की है उसको भूल जाओ और प्लीज़ मेरी बेटी को पानी पिला दो, वरना मैं उसे खो नहीं सकता। दक्ष को भी ईश्वी की हालत सवाल था। दक्ष को भी ईश्वी की हालत देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। थोड़ी देर वो सोच में पड़ते हैं, लेकिन ब्रिजेश के और अर्चना जी के सामने इस तरह से हाथ जोड़े देखकर वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है। तान्या जो सबको तुरंत ही बाहर जाने का इशारा कर दी थी और वो ईश्वी के सर को दक्ष के हाथों में रखते हुए कहती है, ध्यान रखिएगा इसका। जैसे ये सब लोग बाहर निकले थे, अब दक्ष और ईश्वी पूरी तरह से अकेले हो चुके थे। वहीं अर्चना जी जो ब्रिजेश से कहती हैं, मैं कैसे समझाऊंगी, कैसे समझाऊंगी उस लड़की को कि वो इंसान उसके लिए सही नहीं है। मेरी बेटी को न जाने किसकी नजर लगी ब्रिजेश जी, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। ये बस पानी पी ले और जैसे तैसे करके कुछ खा ले, उसके बाद से मैं खुद उसको 3-4 थप्पड़ मारूंगी ना तो होश में आ जाएगी वो। ब्रिजेश जी जो अर्चना जी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलिए आप हमारे साथ। वहीं दक्ष ईश्वी के गालों पर हाथ हिलाते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा, उठ जाओ, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। लेकिन ईश्वी जो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, दक्ष उसके मुंह पर पानी का किंचा मारते हुए कहते हैं, ईश्वी उठो, क्यों कर रही हो मजाक। ईश्वी जो काफ़ी हिम्मत से अपने हाथ को दक्ष के हाथों पर गड़ाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, नहीं मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में प्यास लगी है, आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही है, पानी पिला दीजिए। दक्ष ईश्वी को होठों पर अभी ग्लास लगा दे, लेकिन तब ईश्वी जो धीरे धीरे उठते हुए कहती है, मुझे कपड़े भी बदलने हैं, पहला करवा चौथ है, ऐसे कपड़ों में थोड़ी ना। दक्ष उसकी जिद से हार मानते हुए कहते हैं, ईश्वी सुधर जाओ, कितना जिद करती हो तुम, बचपन से तुम्हारी आदत नहीं गई ना जिद करने वाली। बात मनवाना कोई तुमसे सीखे और इसी कपड़ों में तुम पानी पियोगी, क्या नाटक है ये। ईश्वी जो कहती है, मुझे उठाने में मदद करिए प्लीज़। उसके बाद दोबारा से दक्ष मानते हुए उसे ठीक तरीके से खड़े करते हुए कहते हैं, पैर तुम्हारे लड़खड़ा रहे हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही और तुम्हें व्रत रखना है। महेश्वरी हल्का सा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, ऐसी ही हूँ मैं, मेरी साड़ी रखी हुई है वहाँ वार्डरोब में, पहना सकते हैं मुझे। ये बोलते हुए ईश्वी जो दक्ष के चेहरे के काफ़ी करीब थी, दक्ष ने भी पीछे से ईश्वी के सर को अपने हाथों से थाम रखा था ताकि ईश्वी की गर्दन पीछे ना झुक जाए, क्योंकि जितनी वो कमज़ोर लग रही थी उसके पूरे शरीर को दक्ष की ज़रूरत थी ताकि दक्ष उसको संभाल पाए। वो उसे ले जाकर के बेड पर बिठाते हुए कहता है, ईश्वी बात मानो तो मैं ऐसे ही अच्छी लग रही हो। लेकिन ईश्वी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे पूरी रस्मों के साथ ये करना है प्लीज़। दक्ष को पता था कि ईश्वी के सामने जिद करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं और जितना वो देर करेंगे उतना ही ईश्वी की हालत सीरियस होती जाएगी। फिर कल कोर्ट का भी तो चक्कर लगाना है, जिस वजह से वो ज़्यादा लेट ना करते हुए तुरंत ही वार्डरोब के पास जाते हैं और उसमें से एक रेड साड़ी जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से रखी हुई थी, उसके साथ ही कुछ ज्वेलरीज भी वो ले आकर के ईश्वी के हाथों में देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी साड़ी। और तब ईश्वी धीरे से अपना चेहरा उठाकर दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कैसे पहनूंगी, आपकी मदद चाहिए। दक्ष जो अपना हाथ अभी ईश्वी के कपड़े पर रखते, लेकिन फिर वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं,
मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें खुद पहनना होगा। ईश्वरी हल्का सा ठीक तरीके से खोलते हुए दश को देखते हुए कहती है, मुझसे ज़्यादा तो आप शर्माते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। आखिर क्या होगा, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।